a solenoid of constant turns with n number of turns, ठीक है, and a length of l. ये एक सोलिनॉइड है और उसकी ये टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके पास, और ये उसकी क्या है, लेंथ. कहता है और उसकी जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी एज्यूम कर लो. द ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैप बिटवीन द टर्न्स इनवैलिड बाय द इनेमल शीट. टर्न्स के दरमियान जो गैप है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिर्फ जो इनेमल शीट है वो लगी हुई है. अब यहाँ पे बनाना उस तरह से थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया. What will happen to the magnetic field if the same solenoid of n tons is decreased? वही solenoid n tons वाला जिसके पास n tons थी is decreased to a length of half but the area double. वो कहता है if the same solenoid, उसी solenoid और उसकी tons ये है हमारे पास, is decreased to a length of half but the area double. देखो कहता है ये, अच्छा अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई. कहते हैं इसी सोलिनॉइड को पकड़ के ना, इसकी जो लेंथ है इसी सोलिनॉइड को, मतलब आपने न्यू मटेरियल नहीं ऐड करना. ये टेक्निकल पॉइंट है. व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड इफ द सेम सोलिनॉइड ऑफ n टर्न्स इज डिक्रीज टू अ लेंथ. आपने नया मटेरियल नहीं ऐड करना इसके अंदर, मतलब इसकी अब लेंथ आप कम करोगे, ठीक है, लेंथ टू अ हाफ बट द एरिया डबल. सोलिनॉइड का एरिया क्या होता है, ये होता है ना, ये अंदर वाली जगह. देखो ना, अगर ये मैं इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ, इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है ना. ये जो अंदर सारी खाली जगह है सोलिनॉइड के अंदर, ये उसका एरिया होता है. अब इसका मैं लेंथ हाफ करता हूँ, चलो ये कर दिया, लेकिन मैंने साथ एरिया भी डबल करना है, वो ये कह रहा है, ये हो गया. तो मुझे बताओ मटेरियल में ऐड नहीं किया, अगर इसमें पहले 10 टन थी तो क्या इसमें अब 10 होंगी, नहीं, एरिया बड़ा कर दिया है. जहां पहले 1 टन में थोड़ा सा मटेरियल लग रहा था, अब इसने 1 टन में इतना मटेरियल ले लिया कि अब दूसरी वाली टन्स नहीं बन सकती. तो अब मतलब मेरे पास लेंथ, देखो सोलिनॉइड के एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ टन्स पर फर्क डाल दिया उसने इनडायरेक्टली. तो जब लेंथ आप आधी कर रहे हो तो क्या ये भी आधी नहीं हो जाएगा. जब आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वैसी की वैसी दोबारा आ जाएगी. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रिमेन सेम होगा. अब आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने नंबर ऑफ टर्न्स वही रख दी होंगी, आपने कहा होगा कि वो तो वही सोलिनॉइड है. आपने मतलब कि जिसे कहते हैं ना गहराई से सोचना, आपने वो नहीं सोचा. जीनियस पन्ना अपना खत्म नहीं करते कभी भी, एक्टिव होकर हमेशा क्वेश्चन करते हैं. एन इलेक्ट्रॉन थ्रोन पैरेलल अलोंग द फील्ड्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. वो कहता है अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ मैं, अच्छा ब्लू से ना थोड़ा सा नीट करके बना लें ताकि आपको समझ आए. अब इसमें कॉन्सेप्ट कितना था वो आपको पता लगता है. अभी जो ब्लू से है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रेड से बनाऊंगा मैं वो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक हो गया. अच्छा ये अब एक नॉर्थ पोल, ये मेरे पास जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक हो गया. अब इसी तरह मैं ब्लू से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. अच्छा जी, अब उसकी बात पर आओ. अब मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ. अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन थ्रोन पैरेलल एंड अलोंग. अच्छा पैरेलल तो है और अलोंग द फील्ड्स भी हैं, और दोनों की फील्ड के पैरेलल और अलोंग. मतलब कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप थ्रो करते हो यहाँ पे. अच्छा अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स लगाएगी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है. जो पैरेलल साइन 0 0, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई, 0. अच्छा व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनिशियली. मेरी बात सुनो, आपने थ्रो किया, उसने पहले सेकंड में 10 मीटर चला, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से है, मतलब पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे है, नेगेटिव प्लेट यहाँ पे है. अगर वो पहले सेकंड में 10 मीटर चला तो क्या अगले सेकंड में 10 से ज्यादा चलेगा कि कम चलेगा. फोर्स तो यहाँ पे लग रही है, अट्रैक्ट तो ये कर रहा है. अब अगले सेकंड में 10 मीटर से कम चलेगा, 8 मीटर चलेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई. पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड थी, अब उसकी 8 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी कम होगी ना, क्योंकि देखिए थ्रो आपने उधर किया लेकिन अब उसको उधर खींचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो होते रुकेगा, फिर दोबारा इधर जाएगा. दिस वाज द कॉन्सेप्ट. विल डिक्रीज. अच्छा अब ये इंक्रीज तो दोनों खत्म, अब डिक्रीज दोनों में से चूज करना है. विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड.
मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स ही नहीं लगा रही। तो हमारे पास जो इसका आंसर था वो डेल्टा वाज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। अच्छा जी, टू मेटल्स ए एंड बी आर स्ट्राइक बाय फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। दो मेटल्स, अच्छा एक बच्चे बहुत गलती करते हैं, उसने दो मेटल्स लिए ए बी, दोनों को आपने फ्रीक्वेंसी एफ से टकराया है, तो मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसको इस तरह रीड करते हैं हमेशा। एज्यूमिंग मेटल बी हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है। अब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज प्लॉटेड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया है। अच्छा, अब अगर इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, मतलब इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, तो मेटल बी को मैं ब्लैक से बना लेता हूँ और मेटल ए को मैं इसे बना लेता हूँ। ये मेरे पास है मेटल ए और ब्लैक मेरे पास है मेटल बी। ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है यू ऑब्जर्व अ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट फॉर बोथ ऑफ द मेटल्स ए एंड बी। बिल्कुल करेक्ट, इन सब का वाई इंटरसेप्ट जाएगा पीछे। ठीक है, इस रेड वाले का भी वाई इंटरसेप्ट बना लेता हूँ। अब आपको ये मैंने बताया हुआ है कि जो इंटरसेप्ट है ना, ये वाला सारा एक्सिस आपको वर्क फंक्शन शो करता है। अच्छा, अगर ये -4 है तो ये -10 है। अब उसने पूछा क्या है, विच नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट वुड बी इन मोर नेगेटिव वैल्यू, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू में कौन होगा। अब यहाँ पे काफी बच्चों ने ये सोच के कि नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है तो वो जो वैल्यू है वो असल में कम होती है। उन्होंने क्या कह दिया, उन्हें वैल्यू कम, तो वो तो मेटल ए का वर्क फंक्शन सबसे कम है, तो यहाँ पे उन्होंने मेटल ए लगा दिया। देखो, फॉर मेटल ए बिकॉज मोर द ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव विल शो द लेसर वर्क फंक्शन। गलत, यहां पर नेगेटिव, वो जो एनर्जी की बीम आ रही थी उस 10 जूल की थी, तो उस 10 जूल में से 2 जूल लॉस हो गई, वो इस लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो -10 मतलब ज्यादा लॉस है, -20 मतलब उससे भी ज्यादा लॉस है। नेगेटिव लॉस को, नेगेटिव की जगह यहां पे लॉस लिख दो आप। अब लॉस 10 और लॉस 4, कौन सा वर्क फंक्शन ज्यादा है, लॉस 10 ऑब्वियसली। तो यहां पे मेटल बी का वर्क फंक्शन हमारे पास सबसे ज्यादा है। ये आप लोगों ने चीज जो गलती करनी थी यहां पे, वो भी आपको मैंने क्लियर कर दी। जी, a vertical conductor of length 1 meters is placed along in the plane of magnetic field 10 Tesla of permanent magnet is directed into the plane. Vertical conductor है, इसकी लेंथ कितनी है 1 meters, is placed along in the plane, बिल्कुल along the plane है। ये उसने along का वर्ड यूज किया, ये कीवर्ड था। मतलब अगर ये सरफेस है अपनी, जो आप बैठे हो ना अभी जहाँ पे, वहां पे कोई आगे दीवार होगी, बिल्कुल आगे दीवार होगी, वो सरफेस है और उसमें बिल्कुल इस तरह कंडक्टर ऊपर ना बिछा हुआ है, समझो जैसे सीनरी नहीं लटकाई होती है आपने, वैसी कंडक्टर लटकाया हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। इन द प्लेन, अलोंग इन द प्लेन, ये इन द प्लेन नहीं सिर्फ देखना था, अलोंग द प्लेन वाज द कीवर्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। अच्छा जी, बोथ कंडक्टर एंड परमानेंट मैग्नेट, इस कंडक्टर को और परमानेंट मैग्नेट को आप मूव करते हो। मतलब आप जहां पे बैठे हो, सपोज करो वहां पर परमानेंट मैग्नेट है और आपकी तरफ से लाइंस गुजर के दीवार को क्रॉस करके जा रही हैं। अब आप क्या करते हो, कंडक्टर जो दीवार में है उसको भी मूव करते हो, और जो परमानेंट मैग्नेट जो आप हो असल में, वो भी मूव करता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, विद वेलोसिटीज 2 मीटर एंड 10%। कंडक्टर की क्या है 2 और परमानेंट मैग्नेट की क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। The motional EMF produced in the loop would be at magnitude E is equal to minus VBL sin theta। अच्छा, एंगल तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री sin 91 आ गया। वेलोसिटी क्या डालनी है यहाँ पे, 2 डालनी है कि 10। एक चीज याद रखो, जो इसमें फ्लक्स का चेंज आएगा ना, सिर्फ कंडक्टर नहीं मूव कर रहा। अच्छा, मैग्नेट इधर मूव करेगा, ये कंडक्टर और मूव कर जाएगा ताकि फ्लक्स का चेंज जल्दी आए, ज्यादा जल्दी आए, तो आप यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटीज लोगे, तो ये कितनी आएगी, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। जब आप यहाँ पे 12 लोगे, मैग्नेटिक फील्ड जब आप यहाँ पे क्या लोगे 10 टेस्ला लोगे और लेंथ आप 1 लोगे, तो आंसर क्या आएगा 120 वोल्ट। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो यहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, तो क्या आंसर आ गया नन ऑफ दिस। बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ डिस्प्लेसमेंट x गिवन बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू
30, उसने एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दी है, बीच में कहीं जर्नी पे ने उसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड की है एक बंदे ने। x इज इक्वल टू 30 साइन 50t, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा देखो, अगर ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है साइन थीटा, थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी, ठीक है। अब ये टी सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब ये होता है 2 पाई एफ, ये 50। अब मैंने एफ निकालना है, तो 50/6.28, 2 पाई होता है 6.28। सिंपल, मैंने सिर्फ इनको सॉल्व करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। 50 को जब मैं 6.28 से डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास जो कुछ आएगा, देखो ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगा लो तो आपको क्लियर हो जाएगा 157 का करेक्ट आंसर क्या बनता है। डेल्टा वुड बी दी करेक्ट आंसर। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हीट विल कम आउट ऑफ द सिस्टम, हीट विल कम इनटू द सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ, देखो एक्सचेंज ऑफ हीट तो होता है एडियाबैटिक में, तो काफ़ी बच्चों ने ये देख के कि आइसोथर्मल है तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, ये लगा दिया होगा, जो कि नहीं, गलत है। वो एडियाबैटिक की कंडीशन है। आइसोथर्मल में आप टेम्परेचर सेम रखने के लिए हीट या रिलीज या ऐड करनी पड़नी है, ताकि कंपनसेशन हो जाए जो लॉस या एडिशन हुई है इंटरनल एनर्जी में। अच्छा, अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये उसका मूवेबल पिस्टन है, इंटरनल एनर्जी चेंज है कुछ ना कुछ अभी, ठीक है, वो इसको यूटिलाइज करता है, थोड़ा सा वर्क करता है, तो अब ये कम हो गया, तो इसको कम कर देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो अब हमें हीट देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, ताकि ये जो कम हुआ है इसकी कंपनसेशन हो जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है ना। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में होगा कि ये आपने वर्क किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर तो बढ़ जाना चाहिए, आइडियल गैस है अगर, और सेम नंबर ऑफ मोल्स ऊपर कंडीशंस डिस्कस की हैं हमने। अब इसकी कंपनसेशन के लिए क्या होगा, इसमें से हीट कंटेंट बाहर निकलेगा, तो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट विल कम इनटू द सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे पास होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन में। ये चीज याद रखिएगा। अ टेस्ट चार्ज बीइंग मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, देखो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये मैं टेस्ट चार्ज उसके पास लेकर आ रहा हूं। अच्छा, अब अगर देखा जाए, मैं इसको सपोज करो, पहले ये इन्फिनिटी का रीजन था, इस टेस्ट चार्ज को मैं पहले यहां से यहां तक लेके आया, मुझे 5 जूल्स वर्क करना पड़ा, लेकिन अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां पर लेकर आऊं, मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जहां पे रिपल्शन हो रही है ना टेस्ट चार्ज को, तो हम उसके और करीब उसको मजबूर कर रहे हैं कि और करीब जा, तो हमें और वर्क करना पड़ेगा, तो यहां सपोज कर लो 15 जूल्स हो गया, ठीक है। अब वो इस 5 जोल वाले एरिया से 15 जोल वाले एरिया तक जाना है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना। अब ये आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी यूज कर सकते थे ये कॉन्सेप्ट, जैसे इन्फिनिटी के साथ किया। तो अब अगर मैं चेंज लेता हूं, ये मेरे पास यू एफ है, यू आई है, यू एफ बड़ा है, यू आई छोटा है, आंसर मेरे पास ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा ये तो हो नहीं सकता, फिर तो क्या डेल्टा यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो कम हो गई होगी, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता पॉजिटिव की तरफ, लेकिन हम फिर भी मजबूर कर रहे हैं। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा, क्योंकि देखो ना वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0 हो जाएगी, ये तो है ऑप्शन, ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकती ना, ग्रेटर देन 0 डेल्टा यू है, तो मेरे पास चार्ली ऑप्शन सिर्फ इसका करेक्ट था। 159 का मेरे पास क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, चार्ली। साइंस की गेम आनी चाहिए आपको, और ये कब क्लियर होगी, जब आपका इसका ये वाला कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल इन एसएचएम इज, ये उसने उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है, ठीक हो गया। एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी लिख लो पहले, 0.16 मीटर्स पर सेकेंड, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 0.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एम्पलीट्यूड इज, आपने ना इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा एक्स, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है, द एम्पलीट्यूड इज, सिंपल क्वेश्चन, आपने निकालना है एम्पलीट्यूड, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा करो कि ये जो है ना इसकी वैल्यू निकालो,
ठीक हो गया, इसमें पुट कर दो। जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये स्क्वेयर हो जाएगा ना इसका, तो वी नॉट स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक से कटा, ए नोट इज इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर ओवर एक्स, एक्स निकालना है आपने, वी नोट स्क्वेयर ओवर ए नोट, वी नोट क्या है 0.16 का स्क्वेयर, इसको 2 बार लिख लो। अब ये इंटेलेक्चुअल सॉल्विंग भी आपकी यहाँ पर करेक्ट होगी, किस तरह सॉल्व करना था इसको, ए नोट क्या है 0.64, सिंपल इसको इस तरह करो 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई ये 10 पर -2 10 पर -2 का 10 पर -4 हो जाएगा, और 0.64 की जगह 64 मल्टीप्लाई 10 पर -2 उसको ऊपर ले जाओ तो +2 आ गया। अब 16 4 जार कितना होता है 64, 16 1 जार 16 4 जार 4 1 जार 4, 4 मल्टीप्लाई 10 पर -2, ये आंसर है, देख लो कहाँ पे है, ये आ रहा है मेरे पास। तो मेरे पास इसका 160 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। फेज डिफरेंस बिटवीन द रीस्टोरिंग फोर्स एंड द एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज, एक चीज याद रखो, रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन भी डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन का भी नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर ये मेरे पास पेंडुलम है, जैसे जैसे मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी, यहाँ पे तो नहीं लगेगी, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी तो यहाँ पे 20 न्यूटन, और एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा 30 न्यूटन, मतलब कि प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, फोर्स सेम नहीं है। अगर फोर्स सेम नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन सेम हो सकती है, नहीं, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन लग सकती हैं भला इसमें, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, ये भी एक वीकनेस हो सकती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमेशा वहां पे लगती हैं जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, फोर्स भी चेंज हो रही है, और दोनों नेगेटिव के साथ हैं, तो इनका फेज डिफरेंस 0 आएगा, दोनों का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एफ एक्स ले लो या फिर एक्सेलरेशन ले लो, दोनों का ग्राफ ऐसा बनेगा। सही है, ये आपको क्लियर हो गया, या फिर ऐसा, दोनों का ग्राफ ऐसा, तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस। 161 का मेरे पास जो करेक्ट आंसर है वो डेल्टा है। A ball is thrown upwards with an initial velocity in the presence of air resistance. आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, अब ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ज़रा ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये बॉल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है सपोज, लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी है। सपोज करो पहले सेकंड में वो 20 मीटर चलती है। अब पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस है, पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्या होगा कि 20 मीटर चली, अगले सेकंड में ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही ना, तो इसको इसकी स्पीड कम करेगी कि भाई नहीं ऊपर नहीं जाना, तू नीचे आ, तुझे मैंने नीचे लेके आना है। तो क्या होगा, अगले सेकंड में वो अब 10 मीटर चलेगी, तो पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी ये, अगले सेकंड में ये चेंज लो 20 - 10, और ये एक सेकंड में चेंज आया है ना, तो 10 - 20 लिखना था, सॉरी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पहले लिखते हैं ना, 10 - 20, तो ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और ये प्रूफ हो गया कि ग्रेविटी की एक्सेलरेशन एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस में बिल्कुल ये होती है। अच्छा, अब सपोज करो एयर रेजिस्टेंस है, अब शहजादो मेरी बात सुनो, पहले सेकंड में वो 20 मीटर गई, अगले सेकंड में एक तो ग्रेविटी उसको नीचे लाना चाह रही है, ऊपर से अब हवा भी कह रही है कि भाई तूने ऊपर नहीं जाना, एयर रेजिस्टेंस है ना, आगे आगे मॉलिक्यूल्स हैं, स्पीड की डायरेक्शन की आगे एयर मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे तो रेजिस्टेंस होगी ना, तो अब अगले सेकंड में 10 मीटर से भी कम चलेगी, क्योंकि अब दोनों चाह रहे हैं कि भाई नहीं तूने ऊपर नहीं जाना। तो अगले सेकंड में सपोज करो अब 7 मीटर चली, अब 7 - 20 करो, एक सेकंड में चेंज आया, कितना आंसर आएगा, अब -13 आ जाएगा। पहले एक्सेलरेशन थी 10, अब एक्सेलरेशन होगी ग्रेटर देन जी। ये नेगेटिव, आपने ये नहीं कहना कि नेगेटिव में वैल्यू बढ़ी है तो एक्सेलरेशन कम हो गई है, भाई नहीं, नेगेटिव शो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव की सिग्निफिकेंस बहुत है, लेंज़ लॉ में सिग्निफिकेंस है, अभी आपको ऊपर नेगेटिव का मैंने वर्क फंक्शन में बताया उसमें सिग्निफिकेंस है, इसमें अपनी सिग्निफिकेंस है, और वोल्टेज डिफरेंस में नेगेटिव वो वाला कॉन्सेप्ट फिर सही हो जाता है, जो नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू है वो कम है, तो नेगेटिव की सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव वो वाले में लो पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो नेगेटिव की सिग्निफिकेंस ये भी आपकी वीकनेस है, इस वीकनेस को भी देखना है आपने। अब जब आपने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं तो आपने ये सारी मेरी बातें याद रखनी है कि लेना किस तरह है कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एक्सेलरेशन, अच्छा अब मुझे सिर्फ ये बताओ, इसमें चेंज आया है 13 का, ठीक है, अब जब अगले सेकंड में जाएगा तो क्या अब 13 का चेंज आएगा या और मजीद चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहां पे पहले 20 मीटर था ना,
वो तो तब था जब आपने फेंका, अब वो एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी, ठीक है। जब एयर रेजिस्टेंस, तो मतलब यहां से पता क्या हुआ, ये जो 13 का चेंज आ रहा है ना, लाजमी है ये 13 का चेंज ही रहे। अब ये 13 से ज्यादा चेंज आएगा और मजीद रेजिस्टेंस होगी उसको, तो मतलब ठीक है, ए ग्रेटर देन जी तो है लेकिन वेरिएबल वैल्यू के साथ है। अच्छा, अब मैं इसको आपको एक और पर्सपेक्टिव से समझाता हूं। सपोज करो बॉल नीचे आ रही है, पहले सेकंड में चली 5 मीटर, अगले सेकंड में बॉल चलती है 15 मीटर। अच्छा, 15 - 5, और कितने सेकंड्स में चेंज आया, एक, कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 10। एक्सेलेरेशन आ गई 10 के इक्वल। ये था एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। लेकिन अब मेरी बात सुनो शहजादो, अब अगर एयर रेजिस्टेंस है, ये नीचे आ रही है, वो एयर मोलिक्यूल आगे है, वो उसको नीचे आने देंगे? नहीं, कहेंगे नहीं तो ऊपर ही रहे। तो मतलब कि वो 15 मीटर से कम चलेगा, 13 मीटर्स। तो 13 - 5 जब आप करोगे और एक सेकंड में चेंज आया है, तो अब ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक्सेलरेशन लेस देन जी हो गई, आते हुए एक्सेलरेशन लेस देन जी है। अच्छा, अब अगले सेकंड में ना ये 8 से भी कम चेंज आएगा, 4 का आ जाएगा। ऐसे आहिस्ता 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 चेंज आते आते, चेंज आते आते क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन जीरो तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी, बिल्कुल स्मूथली नीचे आ रही होगी बगैर कोई एक्सेलरेशन किए। तो मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जी तो है लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं है, चेंज कम होता जा रहा है। ये आपने चूज करना था। चलो ये तो आपको पता है ऊपर ग्रेटर देन जी है, नीचे लेस देन जी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए वेरिएबल वैल्यू के साथ है, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन रही तो फिर तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। ये रीजन थी, ये कॉन्सेप्ट था शहजादो। तो ये आपने चीजें माइंड में रखनी है कॉन्सेप्ट लेते हुए। या आपकी वीकनेस पकड़ के रखी है आपके सामने मैंने एक। 162 का आंसर था चार्ली। इफ अ वेव कांट बी पोलराइज्ड इट मस्ट बी, सेलेक्ट द ऑप्शन विद 0% एरर और अनसर्टेनिटी। और आपने इन चारों में से सिलेक्ट करना है जो अनसर्टेनिटी जिसमें नहीं है। क्वेश्चन से बाहर नहीं निकलते कभी भी। ट्रांसवर्स वेव जो है ना, वो पोलराइज हो सकता है। पोलराइज का मतलब होता है कि अगर एक वेव इस एंगल से आ रही है और ये शीट सिर्फ इस वाली वेव को अलाउ करेगा, एक इससे आ रही है और एक बिल्कुल ऐसे आ रही है, तो सिर्फ ये वाली वेव पास कर पाएगी, इसे पोलराइज कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भी ट्रांसवर्स वेव है, तो ये भी पोलराइज हो जाएगी। प्रोग्रेसिव वेव में दो आ जाएंगी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें अनसर्टेनिटी है कि किसकी बात कर रहा है, लेकिन यहां पे आ गया है प्रोग्रेसिव साउंड वेव। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये करेक्ट ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट था। फॉर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन विच रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। बहुत से बच्चों ने यहां पे क्या मिस्टेक की होगी, बहुत से बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस किया होगा, रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। वो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया होगा, इस तरह, और फिर आपने ये लगा दिया होगा, जो कि गलत है। भाई क्वेश्चन को वैल्यू देनी है, रट्टे वाले सिस्टम से बाहर निकलो। हर क्वेश्चन को ऐसे समझो कि भाई इसमें कुछ ना कुछ है, तभी आप 50 क्रॉस करते हो। ये मेरी बात याद रखना। ये तो यार मतलब कि इतना लाख लोग पेपर देने आ रहा है, तो फिर सबके 50+ ना आ जाए अगर इस तरह का पेपर हो। सोचो जरा। फॉर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन वाज द कीवर्ड। क्या फोटोन, ये इस वेव थ्योरी वाले फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ये वेव थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी क्या थी, क्वांटम थ्योरी फोटोन के लिए आई थी। वो थी कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ना फोटोन के लिए। नन ऑफ दिस वाज द करेक्ट आंसर। तो हर जब आप क्वेश्चन को कीवर्ड्स ढूंढो, इंपॉर्टेंस दो, एक्टिव हो, फोकस्ड हो, विदाउट ऑफ स्ट्रेस हो, कैसे हो सकता है कि आप वो चीज पिक कर लो, वो चीज ना पिक कर सको जो 99% भी नहीं कर सके। यार पिक कर लोगे, सिंपल चीज है। 165 फॉर क्यू पी एंड क्यू वी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। अब मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा घुमाया है, और सिंपल क्वेश्चंस, आपको पता है कि क्यू पी ग्रेटर देन क्यू वी है। अच्छा, सपोज करो मैं ना फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको ना मैं
इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लिखता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा आपने हीट दी कांस्टेंट वॉल्यूम में, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज आया और वर्क डन हो गया। वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम में जीरो होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू वी के इक्वल है। अच्छा, अब क्यू वी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपने डेल्टा यू वी का आंसर क्या आ गया, एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा, अब आपको पता है कि बेशक क्यू पी ग्रेटर है क्यू वी से, लेकिन डेल्टा यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू पी। कॉन्स्टेंट प्रेशर में जो चेंज आना है ना इंटरनल एनर्जी का, वो सेम ही है। अच्छा, अब आप पता क्या करोगे, बहुत से लोग क्या करेंगे, यही थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आप लोग पता क्या करोगे, आप लिख दोगे कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अच्छा, अगर ये दोनों सेम है तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी ये वाली लिख दो, एनसीपी डेल्टा टी। ये यहां पर आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन खत्म हो जाता है, नहीं। तो मतलब यहां पे माइनस वर्क डन भी है, मतलब ये जो एनसीपी डेल्टा टी है ना, ये ग्रेटर है एनसीपी डेल्टा टी से, तभी आप इसमें से वर्क डन माइनस कर रहे हो ताकि दोबारा इसके इक्वल आए, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है। और अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा कि ये क्यों सेम है, वो भी मैंने प्रूव कर दिया आपको। अब रिलेशन निकालो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। ओ भाई नहीं, क्यू पी माइनस वर्क डन, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। तो ये नहीं हो सकता, चलो ये तो हो सकता है। अब चार्ली ऑप्शन पढ़ो, डेल्टा यू इज लेस देन एनसीपी डेल्टा टी, परफेक्ट। ये मेरे पास क्यूपी है, ऐसी है, तो वो क्यूपी से तो लेस है ना, ऐसा नहीं है, बताएं मुझे। क्यूपी बड़ा है ना, क्यूपी बड़ा है। अच्छा मुझे ये बताओ यार, ये देखो, ये बीकर है, कंटेनर है, ये पिस्टन लगा है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें ना, सीपी। आप हीट देते हो 20 जूल्स, 20 जूल में से 15 जूल किनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, 5 जूल का वर्क होता है। तो हीट तो बड़ी है ना, एनर्जी में चेंज 15 का आया है, तभी हम कह रहे हैं कि बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स। 166, अ स्क्वेयर शेप लूप इज प्लेस इन द प्लेन एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन, मतलब ऐसे बिल्कुल दीवार के पैरेलल, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। मतलब आप जहां बैठे हो ना, आपके आगे दीवार होगी, उस दीवार के पीछे नॉर्थ पोल है, फिर वहां से मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो दीवार से गुजरती है और आपकी तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस तरह इसकी पिक्चर बनानी है आपने। वाइल डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो दीवार के उस तरफ अगली तरफ नॉर्थ पोल था ना, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। मतलब अगर इस कॉइल में से पहले 3 लाइन पास कर रही थी तो अब 2 कर रही होंगी, लेकिन लेंजिस लॉ क्या कहता है कि नहीं, मैंने 3 लाइंस ही बनाने देनी है। तो ये लूप अपने अंदर करंट ऐसे चलाएगा कि इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी आउट ऑफ द पेज आएगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। While decreasing the external magnetic field of the loop would be parallel, अभी एंटी पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इंड्यूस करंट वुड बी, अंगूठा रखो अपनी तरफ और घुमा दो उंगलियां, अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करे ना, एंटी क्लॉकवाइज वुड बी द करेक्ट आंसर। तो डेल्टा ऑप्शन 166 का आपके पास क्या था, मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन यूजेस विच प्रिंसिपल, सब ने लगा दिया होगा नन ऑफ दीज, या किसी ने दिमाग भी लगाया होगा। ये होता है कि जब आप रट्टा लगाते हो ना, सिर्फ कि पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो भाई उसमें लेंजिस लॉ था, लेंजिस लॉ है नहीं, तो भाई ये हो नहीं सकता। यूएचएस में जब ये क्वेश्चन आया तो उसमें एक ऑप्शन में था फेरेडेज लॉ, एक ऑप्शन में था लेंजिस लॉ। होता क्या है, ये ट्रेन है, वो टच नहीं करती, लेंजिस लॉ की रिपल्शन की वजह से वो मूव करती रहती है। लेकिन 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 वो लेंजिस लॉ बना कैसे, पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, वो फैराडेज लॉ बताता है। अगर वो प्रिंसिपल ही ना हो पीछे, क्या लेंजिस लॉ एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ, अगर लेंजिस लॉ भी होता तो हमने वो चीज चूज करनी होती है जो डायरेक्टली इफेक्ट करे, वो लेंजिस लॉ था। लेकिन अब लेंजिस लॉ नहीं है तो रट्टा नहीं लगाना, नन ऑफ दीज आ गया, नहीं भाई नन ऑफ दीज नहीं है। फैराडे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ है उसमें,
Faraday's law was the correct answer. फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस करंट बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर रिपल्शन होगा, ट्रेन चलेगी. दिस वाज द कॉन्सेप्ट हियर अकॉर्डिंग टू द बायोट-सवर्ट लॉ. अच्छा, अब काफी बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए होंगे सिर्फ ये नेम पढ़ के. इसको छोड़ो, अभी इसको गोली मारो. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड, सॉलिड कंडक्टर मतलब जो अंदर से भरा हो, खाली ना हो, होलो कंडक्टर की बात नहीं कर रहा है. वेरीज विद डैश द रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप. जो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, आप बाहर जाते रहोगे, करंट इन क्लोज, पॉजिटिव चार्ज यहां से भी अंदर जा रहा है, यहां से भी अंदर जा रहा है, यहां से भी. जैसे जैसे एम्पीरियन लूप का बड़ा करोगे तो करंट ज्यादा हो रहा है, तो B इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2πr. सॉरी, ये कंडक्टर का हमारे पास क्या आता था, 2πr कह दिया मैंने. BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. करंट इन क्लोज ज्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा. तो जैसे जैसे आप यहां से एम्पीरियन लूप रेडियस बढ़ा रहे हो तो करंट इन क्लोज ज्यादा हो रहा है, तो अंदर डायरेक्ट रिलेशन है. अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाओ. ये इनसाइड द कंडक्टर डायरेक्टली वेरी करेगा. जैसे ही आप आउटसाइड जाओगे, अच्छा ये सरकमफेरेंस पर आ गया, ऐसे आउटसाइड जाओगे फिर इन्वर्सली करेगा, क्योंकि अब एम्पीरियल लूप बढ़ा दो लेकिन डेंसिटी कम है, क्योंकि वो अंदर ही कन्फाइंड है करंट एम्पीरियल लूप. ठीक है, अब यहाँ पे बाहर बना रहे हो लेकिन करंट इन क्लोज तो सिर्फ उसमें एरिया में है ना, डेंसिटी कम है, तो उसकी वजह से इन्वर्स रिलेशन आएगा. हाइपरबोला कर्व. अंदर हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली वेरी करता है. 168 का आपके पास क्या आंसर था, चार्ली. while increasing the external resistance to make it equal to the internal resistance of battery. अच्छा देखो, सपोज करो ये बैटरी है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर लो अभी 2 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करो 10 ओम है. मैं चाह रहा हूँ इस 2 ओम को इसके इक्वल करूँ, मतलब 10 ओम की तरफ लेके जाऊँ. जैसे जैसे इसका ग्राफ होता है, अब ये ग्राफ याद रखो, ये पावर, यहाँ पे पावर मैक्सिमम होगी. तो पावर मैक्सिमम कब होगी, जब बिल्कुल यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, छोटे आर के. अब ये 0.5R, 1R, 2R, 10 इस तरह करी आ रही हो. ठीक है, जैसे जैसे इंटेलिजेंस की तरफ जाएगी पावर बढ़ रही है ना, ऊपर को देखो. ठीक है, तो मतलब वाइल इंक्रीजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अच्छा इक्वल टू, एंड वाइल इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एट द मोमेंट आर, जब इस पर पहुंच गई, अब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मजीद इंक्रीज करते हो टू मेक इट हायर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. मतलब आप इसको 12 ओम 14 ओम लेके जा रहे हो, 10 से ऊपर लेके जा रहे हो. पावर डिलीवर टू द लोड इज, ये अब कम होगी. अब इसकी लॉजिक क्या है, ये मैंने लेक्चर में समझाई हुई है, इस पर एक वीडियो भी बना देंगे. तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. क्या ऑप्शन आया मेरे पास इसका करेक्ट, ऑब्वियसली बीटा. 169 का हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन बीटा. इन अ स्टेशनरी वेव the individual amplitude and frequency of each particle for a particular harmonic between two consecutive nodes have. अच्छा सपोज करो मैं ये वाला एक हार्मोनिक बना लेता हूँ, जब मैं इसको वाइब्रेट करता हूँ ये इस तरह वाइब्रेट करता है, ये. अच्छा असल में ना ये आपको दिख रहा है, असल में ये इस तरह नहीं हो रहा. जब आप इसको फुल स्लो मोशन करोगे ना, असल में क्या हो रहा है कि पहले रस्सी, सारी की सारी रस्सी एक साथ ऊपर जाएगी, सारी की सारी रस्सी एक साथ ऊपर गई, मतलब रस्सी का जो पार्टिकल यहाँ पे था वो इधर तक गया, ये वाला इधर तक गया, ये वाला इधर तक गया, ये वाला इधर तक गया, ये एंटी नोड बना देगा. ये वाला इधर तक गया, ये वाला इधर तक गया, ये वाला इधर तक गया. नोड पर कोई मूव ही नहीं करेगा, पार्टिकल स्टिक रहेगा यहाँ पे. अच्छा अब क्या होगा, जब आप थोड़ी देर के लिए स्लो मोशन देख रहे हो, ये सारी रस्सी एक साथ मीन पर आएगी, मतलब कि जो मीन पोजीशन से ज्यादा दूर था वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ आएगी, क्योंकि जो ये वाला जो पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड पर है वो किसी वेलोसिटी के साथ नीचे आ गया, लेकिन वो दूर है तो उसको थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी गेन करनी पड़ेगी ताकि इसके साथ पहुंचूं मैं यहाँ पे मीन पर. तो जब सारी रस्सी एक साथ यहाँ पे मीन पर आ गई, अब थोड़ी देर बाद देखूंगा तो ये सारी रस्सी एक साथ अपने अपने एम्पलीट्यूड्स की तरफ जाएगी. ऐसे ही है, मतलब इनका हर इंडिविजुअल, ये कीवर्ड था, ये कीवर्ड था
इन स्टेशनरी वेव इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, हर पार्टिकल का अपना अपना एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच पार्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोनिक, फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोनिक। मतलब आपने इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बाहर नहीं निकलना, अब फंडामेंटल को तीसरी फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करने लग जाओ भाई, नहीं। बट पर्टिकुलर, हर कीवर्ड की इंपॉर्टेंस है, इस पर्टिकुलर वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये ना हो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स हैव, अब हर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का अपना अपना एम्पलीट्यूड फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोनिक क्या होना है, सेम रहना है। चाहे अब दोबारा जाए इधर, ये इतना ही डिस्प्लेस होगा, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये अपना उधर जाएगा, ये अपना इधर ही डिस्प्लेस होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सारे एक साथ मीन से गुजर रहे हैं, सारे एक साथ ही मीन से दूर जा रहे हैं। सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, जो कि 170 का बीटा ऑप्शन बनता है, वाज द मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन। अ कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन इंड्यूसेस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। उसने ईएमएफ बनाई और उसने डायरेक्शन नहीं बताई, तो मतलब उसने हमें एंगल नहीं बताया अभी। ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट्स, मैक्सिमम ईएमएफ इन द कंडक्टर इज, अच्छा मैक्सिमम ईएमएफ जो बन सकती थी वो 1.4, लेकिन वो बनी नहीं, उससे कम बनी। अच्छा, तो एंगल कोई मतलब 90 नहीं है, कोई और एंगल है, वो एंगल निकालना है। E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन थीटा। ई कितना है 1 वोल्ट, ई मैक्स कितना है 1.4 साइन थीटा। अच्छा, अब इसको सोल्व, आपने घबराना नहीं था। सबसे पहली चीज 1 डिवाइड बाई 1.4, इसको लिखो 14/10। अच्छा, इस तरह करो, 2 5 जार 2 7 जार, 5 और 7 को सॉल्व करो, 0.0, 7 5 35, 7 6 जार 42, 7 7 जार 49, 0.7 आ गया। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लो, किस एंगल का साइन लो के आंसर 0.7 आए, 1/√2, 45 डिग्री वाज द करेक्ट आंसर। इस तरह आपने इंटेलेक्चुअल सॉल्विंग करनी है, घबराते ही नहीं है कैलकुलेशंस देख के, उसको पता है, उसने आपको मसला करना ही कैलकुलेशन में था, और यूएचएस में हो रहा है रिपीटेडली, और बच्चे गलत कर रहे हैं। तो आपको ट्रेन कर रहा हूं, 50+ लेना है हमने, हमारा गोल बड़ा है, हमारा गोल बाकियों वाला नहीं है। इस चीज पर फोकस करो। अ कॉइल ऑफ 500 टन्स, ये कॉइल है, इसकी टन्स कितनी है 500, एंड एरिया, ये एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, is placed in uniform magnetic field of strength 2 Tesla. ठीक है। The coil is then rotated through 180 degree in 0.02 seconds. The coil is then rotated through 180 degree in 0.02 seconds. What is the induced EMF in it? ये टाइम है जिसमें चेंज आया है। अच्छा जी, कॉइल पहले पड़ी थी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी ऐसे, और ये वेक्टर एरिया बिल्कुल इसके पैरेलल था। तो मेरे पास एंगल यहाँ पे कितना आया 0 डिग्री, मैं इसको 180 डिग्री का शिफ्ट देता हूँ। अब मेरे पास कॉइल का एंगल, ये वेक्टर एरिया है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है ना। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितना है 180 डिग्री। E इज इक्वल टू फ्लक्स में जो चेंज लाना है ना आपने, असल में जो ईएमएफ बनती है वो फ्लक्स के चेंज की वजह से बनती है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। अब फ्लक्स चेंज करने के लिए चाहे B चेंज कर दो, चाहे एरिया चेंज करो, चाहे एंगल चेंज करो। यहां पर उसने B और A को चेंज नहीं किया, उसने एंगल चेंज कर दिया है। तो मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स वैसे ही लिखो, माइनस वैसे डाल दो साथ, B वैसे लिखो, A वैसे लिखो, डेल्टा T वैसे लिखो, इसका चेंज लो, कोस 180 डिग्री माइनस, मतलब फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, कोस 0 डिग्री। ये इस तरह सॉल्व करना था। टर्न्स कितनी है 500, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 टेस्ला, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बन जाएगा 100 10⁻⁻4, तो इसको +2 जब करोगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, सिंपल। डेल्टा टी कितना 0.02, इसको जगह लिख दो 2 × 10⁻⁻2 लिख दो, ऊपर जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कोस 180 होता है -1 माइनस कोस 0 होता है 1। अच्छा, अब ये 2 कटा, 500 वैसी, ये -2 × -2। अच्छा, यहाँ पे -7 लगा हुआ है,
ये हो जाएगा 100 माइनस माइनस पॉजिटिव 100 वोल्ट आंसर आ गया। दैट हाउ यू सॉल्व कैलकुलेशंस, इस तरह आप कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो 172 का मेरे पास जो अच्छे वाला आंसर है वो कौन सा है, डेल्टा। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द कैपेसिटर इज, अच्छा अब देखो जो ये कैपेसिटर लगा है ना ये बैटरी लगी हुई है, काफी बच्चों ने पता क्या किया, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर लफ्ज आ गया, हाफ बाय सी वी स्क्वायर लगा दो। गलत 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 गलत। अच्छा अब काफी बच्चों ने पता क्या लगाया होगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का, लेकिन आंसर ये है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस टेस्ट की वैल्यू क्या है, कितनी बेसिक चीजें मैंने आपकी टारगेट की हैं इसमें, इस चीज से अंदाजा हो जाना चाहिए आपको कितना बेसिक क्वेश्चन है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, दिस इज द कीवर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर नहीं है। हमेशा चीज याद रखो, कोई भी अप्लायंस लगी हो, इंडक्टर लगाओ, रेजिस्टर लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, हमेशा हमेशा एनर्जी जो बैटरी एक्चुअल आइडियल केस में दे सकती थी उसके हाफ स्टोर होती है हमेशा। अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल क्यू वी, ये कहां से आया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी बाय क्यू, ऐसे ही है ना। तो अब एनर्जी मेरे पास क्यू वी है, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी डालो तो सी वी स्क्वायर, ये बैटरी की एनर्जी है, लेकिन कैपेसिटर में स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको 50 प्लस जाने से रोकती हैं। आप क्रैमिंग की तरफ जाते हो, आप अल्लाह ताला की हर बनाई हुई चीज, हर अल्लाह ताला का हर बनाया हुआ मैकेनिज्म, अल्लाह ने जो आपको दिमाग दिया उसका यूज करो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज रिप्रेजेंटेड बाय f। इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, कितनी फोर्स लगेगी F। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, के ई स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, कीवर्ड ही यही था। आपने क्या गलती की मैं बताता हूं। न्यूक्लियाई सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम एटम के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसे ही है, और 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंगली आयोनाइज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, चार्ज हीलियम एटम पर कितना आ गया, +1। आप लोगों ने पता क्या किया होगा, आप लोगों ने ना यहां पे +1 डाला होगा तो दोबारा न्यू वाली रिलेशन क्या निकाल लिया, ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और आप लोगों ने पता क्या लगा दिया होगा, ये कि वही सेम ही रही। गलत, उसने आपसे एटम और इलेक्ट्रॉन के दरमियान नहीं पूछा, उसने आपसे न्यूक्लियाई के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान पूछा है। अगर अब न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, 2 प्रोटॉन है, तो 2 चार्ज था इसका, इलेक्ट्रॉन और 2e, ये आंसर था, ये था, दुगनी हो गई थी, इस तरह ये कीवर्ड था। अंदाजा हो रहा है ना आपको इसकी क्वालिटी का। 175, a particle directed perpendicular to the electric field between two parallel plates, which component of velocity will change। ये सपोज करो ये मैं आपको बताता हूँ, उसने कहा है कि आपने परपेंडिकुलर फेंका इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पैराबोलिक पाथ बनेगा, पता है आपको। अच्छा ये सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैं पॉजिटिव चार्ज फेंकता हूँ, जैसे मेरे फेंक का वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, तो अब ये क्या होगा, ये इसकी ट्रेजेक्टरी बनेगी। इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा वेलोसिटी चेंज हो रही है और फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स हमेशा ये इस डायरेक्शन में लग रही है, तो मतलब ये जो वेलोसिटी अब यहाँ पे ये वेक्टर है, इसका ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वाला वर्टिकल होगा, तो इसने वर्टिकल को चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल को, ये रेजिस्टेंस वगैरह इस साइड फोर्सेज आ रही है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वैसी रहनी है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, वो जो लीनियर प्रोजेक्टाइल है, ये वो वाला केस है। वेलोसिटी चेंज तो आएगा, उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन किसकी वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ग्रेविटी है, तो वर्टिकल कंपोनेंट, आप लोगों ने बहुत कंपोनेंट्स लगा दिया होगा जो कि गलत था, तो अब उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द टंगस्टन इज
अच्छा, अब काफी बच्चे कि भाई ये क्या, हम टेबल याद करते हैं अब, हम टेबल कैसे याद कर सकते हैं, हम टेबल कैसे याद करें। और आप लोगों ने, अब आप लोगों को गुस्सा आया होगा कि ये सर हसान ने अच्छा नहीं किया, इस तरह के एमसीक्यूज क्यों दे रहे हैं वो। मेरे भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, और अल्फा क्या है, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज है ना अल्फा। तो मुझे ये बताओ सिर्फ कि फ्रैक्शनल चेंज है क्या, मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर पे जो उसकी रेजिस्टेंस थी उसको नीचे रखो, और डेल्टा आर जो चेंज आया है, अब चेंज 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। क्या ये अकल अकल ये इस चीज की इजाजत देगी कि चेंज 100% से ज्यादा आ जाए, मैक्सिमम लिमिट 100। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर न्यूमिनेटर छोटा हो हमेशा ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, तो क्या आंसर हमेशा लेस देन जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शंस, वो कितने फ्रैक्शंस में चेंज आया है, तो ये सारे वन से बड़े हैं। सिंपल आंसर वाज नन ऑफ दीज, क्योंकि 0.0000 में वैल्यू होनी है, क्योंकि डेल्टा आर 100% से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर ग्रेटर होता तो हाँ 1 से ग्रेटर आ जाती वैल्यू। दिस वाज द कॉन्सेप्ट हियर। मैं हर क्वेश्चन पे बोलूंगा कि आपको इसकी क्वालिटी का अंदाजा तब होगा जब आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज होके लर्निंग के लिए आए हो। 22 सितंबर को आपका टेस्ट है, यू कैन डू मैजिक, आप मैजिक कर सकते हैं, आपके पास वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाकियों के पास नहीं है। कितने रिफाइन फॉर्म में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके माइंड में, सोचें जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर सीवी इज करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। सिंपल इसका तरीका होता है सीपी। अच्छा, इसके आपने शॉर्टकट्स याद किए होंगे, मैं आपको ना थोड़ा तरीका बता देता हूं निकालने का, ताकि अगर भूल जाए आपको पेपर में तो आपको मेरी ये बातें याद आ जाएं। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, करेक्ट। अच्छा, एक चीज उसने गैमा दिया हुआ है, तो मतलब हमने इस फॉर्मूला में कुछ एडिशन करना है कि गैमा भी आए, तो भाई हमें गैमा पता है, सीपी ओवर सीवी, सिंपल। अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, हमने निकालना क्या है, सीवी। तो ऐसा करो कि इस फॉर्मूले को ना सीपी की फॉर्म में लिखो, सीपी का आंसर निकालो, वो आएगा गैमा सीवी। गैमा सीवी इस सीपी की जगह डाल दो, गैमा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीवी अगर मैं कॉमन लूं तो गैमा माइनस वन इज इक्वल टू आर, सीवी इज इक्वल टू आर गैमा माइनस वन। इसी तरीके से आप सीपी का आंसर भी निकाल सकते हो, फिर यहां पे आप सीवी की वैल्यू निकालते, ठीक है, और सीपी ओवर गैमा यहां पे डाल देते। अच्छा, अभी सीवी की वैल्यू निकाल दी है तो यहाँ पे आंसर मैच कर लो, ये आता है आर ओवर गैमा माइनस वन, डेल्टा ऑप्शन वाज करेक्ट। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। अच्छा, फर्स्ट शेल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड शेल नहीं होता, एक्साइटेड स्टेट शुरू ही शेल नंबर 2 से होती है। तो अगर शेल नंबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, शेल नंबर 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट होना था। अब हाइड्रोजन के लिए ये होता है -13.6, ये होता है -3.5 आई गेस समथिंग, और -1.5, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर था। इसमें सिर्फ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि काफ़ी बच्चे सेकंड एक्साइटेड स्टेट को n इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं, हालांकि ये n इज इक्वल टू 3 है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैसेज 4 किलोग्राम्स एंड 16 किलोग्राम्स, मैस m1 कितना है 4 किलोग्राम्स, मैस m2 कितना है 16 किलोग्राम्स, आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। लेकिन इनकी जो इक्वल काइनेटिक एनर्जीज है ना वो इक्वल है। अच्छा, मुझे खुद अकल लगा के बताओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मैस ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी मुझे कम करनी पड़ेगी ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल आए जिसका मैस कम है, और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा करूंगा जिसका मैस कम है। अच्छा, अब छोड़ो इसको। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द लीनियर मोमेंटा, काइनेटिक एनर्जी को उसने कांस्टेंट बोला है, तो आपने फॉर्मूला वो लेके आना जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही हो, ये मैंने अभी ऊपर बार बार रिपीटेडली डिस्कस कर लिया है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, डिफर कहाँ पे करेंगे इसमें, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2। M1 कितना है और M2 16, 1:2 आंसर आ गया। अच्छा, अब एक चीज मैंने अभी ऑप्शन लगाया क्योंकि ये टेस्ट मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, बनाया मैंने है लेकिन मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, तो मतलब मेरा माइंड अभी आपके लेवल पर है। तो अब मैंने देखा कि बोथ बोथ, मैंने कहा यार रुको जरा, वैलिडेट करो इसे। 2:4 का आंसर क्या आता है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। 180। A projectile is launched at an angle of 45 degree.
हाँ, विद द वर्टिकल, with an initial velocity vi, the magnitude of the velocity at the highest point considering negligible air resistances. वो कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होगी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी तो 45 डिग्री बन रहा है, तो ये वी आई ओवर अंडर रूट टू आ जाएगा, क्योंकि वी आई देखो ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वी आई कोस थीटा, 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट टू, तो वी आई ओवर अंडर रूट टू आ गया। अच्छा यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आप क्या लगा दिया होगा आपने, नन ऑफ दीज। नहीं, मैंने अभी ऊपर भी बताया, आपने रुकना है, आपने इसको ना ऊपर मल्टीप्लाई करो अंडर रूट टू से, डिवाइड करो अंडर रूट टू से, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट टू वी आई, और ये दोनों इस तरह आ जाएंगे, अंडर रूट टू का स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो अंडर रूट टू वी आई ओवर टू, दिख नहीं रहा, बताएं। और इस इनिशियल वेलोसिटी को वी लिया हुआ है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, चलो यहाँ पे वी आई डाल दो, करेक्ट चीज़ तो वही होगी, बी अंडर रूट टू ओवर टू, आ गया आंसर। तो मेरे पास चार्ली ऑप्शन वाज करेक्ट। 180 का क्या मेरे पास ऑप्शन है, चार्ली। A body of mass m and velocity v hits a wall of approximately infinite mass. ये मेरे पास एक वॉल है जिसका उसने मैस का कह दिया इनफाइनाइट, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है बॉल की निस्बत। अच्छा ये बॉल आ रही है, सपोज करो इसका मैस m है, ये उसकी वेलोसिटी v है, एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सेम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। अच्छा याद रखो, अब देखो, अब यहाँ पर आपने चीज़ पिक क्या करनी थी, उसने आपको बोला है बाउंसेस बैक, मतलब टकराएगी और बैक आएगी, वेलोसिटी असल में चेंज हुई है, उनका डायरेक्शन चेंज हुई है, कुछ भी चेंज मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में से कुछ एक भी चेंज हो गया ना तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन वो सेम वेलोसिटी बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रेफर कर रहा है, क्योंकि बाउंसेस बैक तो बिल्कुल लॉजिकल है, होना है, टकरा के वापस तो आना है, सेम वेलोसिटी यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपने एग्जामिनर का माइंड रीड कर लिया यहाँ से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। 10 जूल्स काइनेटिक एनर्जी थी, 10 जूल्स इसी थी, माइनस नहीं आना काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो 10 माइनस 10 जीरो। हाँ अगर मोमेंटम होता तो -2 mv चेंज होता, ऊपर बताया है अभी। इन ऑर्डर टू मूव अ हॉरिजॉन्टल मैस टूवर्ड्स ईस्ट, अच्छा देखो ये हॉरिजॉन्टल मैस है, टूवर्ड्स ईस्ट लेकर जाना है आपने इसको, मतलब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अ फोर्स विद एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ये मेरे पास वर्टिकल है, ये थीटा, थीटा उसने आपको वर्टिकल के साथ बोला है, अब तो आपने थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं ले लेते। अच्छा ये उसने बोला है टू मेक दिस वर्क डन मैक्सिमम इन द ऑलरेडी ईस्ट मोशन डायरेक्शन, वो कहता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ईस्ट में रखो और वर्क डन मैक्सिमम करो, मतलब कि इस फोर्स को इसके साथ अलाइन होना चाहिए, तभी वर्क डन मैक्सिमम होगा ना, तो कहता है थीटा शुड बी। अब काफी बच्चों ने ये सोच के कि जो थीटा होता है वर्क डन मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, उन्होंने लगा दिया ये, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नहीं देखी कि उन्होंने थीटा इसके दरमियान नहीं दिया था, उन्होंने वर्टिकल के साथ दिया था। जब मैं फोर्स को अलाइन करूंगा तो ये थीटा अब ये बन रहा है, तो ये मेरे पास 90 डिग्री विद वर्टिकल, थीटा वर्टिकल के साथ है क्योंकि उसने पहले मेंशन कर दिया है, तो वर्डन 90 डिग्री पे मैक्सिमम था, आपने यहां पे फॉर्मूला लगाना था एफ डी साइन थीटा, साइन 91 फिर वर्डन मैक्सिमम होना था, तो डिपेंड करता है थीटा दिया किस एक्सिस के साथ है। 250 sin 100 pi t is the input waveform of full wave rectifier. Time period of the output ripple. अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर है, सबसे पहले याद रखो कि जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है ना वो होती है आउटपुट के हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर, और टाइम पीरियड इसकी उल्ट कर लो, इनपुट का टाइम उनके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट रिलेशन है, तो ये इस तरह होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई टी, कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, टी टी कटा, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, एफ निकाल लें तो ये 50 हर्ट्ज आ गया, फ्रीक्वेंसी मतलब इनपुट की 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो आउटपुट की कितनी होगी 100 हर्ट्ज, आउटपुट डबल है ना 100 हर्ट्ज। अच्छा अगर टाइम पीरियड, अच्छा अब 50 हर्ट्ज का टाइम पीरियड, इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इनपुट का टाइम पीरियड कितना होगा 1/50। अच्छा अब आउटपुट जो है वो इस 150 का भी आधा है,
ऐसे ही है। तो 150 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा जो कि 100 बनता है। अब 100 को इस तरह लिखो, टेंस पर पॉजिटिव 2 का रूप टेंस पर -2 ले जाओ, तो 0.01 करेक्ट आंसर था। अल्फा वुड बी दी करेक्ट आंसर। इस तरह मैंने उसको किस स्टेप में प्रोसीड किया, स्ट्रेस नहीं लेना। एन अल्फा पार्टिकल हैज मैश डैश टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब काफ़ी बच्चों ने ना इसका जो आंसर लगा दिया होगा वो ये लगा दिया होगा, ये वाला रिलेशन उनके माइंड में आया होगा कि मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन। बच्चे, ये मैस ऑफ प्रोटॉन के साथ कंपैरिजन है। और काफ़ी बच्चों ने ये लगा दिया होगा, ये तो है मैस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे क्या लेकर आना है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी है, ताकि मैस ऑफ अल्फा के साथ उसका रिलेशन निकले। तो आप मैस ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू डालेंगे, कितनी आ रही है, 4 मल्टीप्लाई 1836 मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 1836 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, इन दोनों में से चूज करना है ना, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब कर लो, 4 की 12 32 7 7 3 4 पर कौन करीब है, ये करीब है। करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया 184 का डेल्टा। An electron moving along the magnetic field of lines shall be acted by a force of dash magnitude, 0 magnitude। पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगती। ये एक सिंपल एमसीक्यू था, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। 1, असल में जो मैं एमसीक्यूज बोल रहा हूँ असल में 2 डिजिट्स पीछे हैं। 183 का क्या है डेल्टा। Two resistors connected in series are attached to the same battery of potential difference V। ये सीरीज में है, ये बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो कहता है 2 रेजिस्टर्स हैं, उसने इसकी रेजिस्टेंस नहीं बताई। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स। अब सीरीज में आप लोग बोलेंगे करंट सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट ही होना चाहिए, तो आप लोगों ने ये लगा दिया, जो कि गलत था। बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं हमेशा। करेक्ट ऑप्शन था मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, डिपेंड करता है इनकी रेजिस्टेंस क्या है। अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम है और बैटरी 10 वोल्ट्स की है अगर, तो 5 वोल्ट्स इस पे गिर जाएंगे, 5 वोल्ट इस पे गिर जाएंगे। लेकिन अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसकी कम है, तो ज़्यादा सपोज करो 7 वोल्ट इस पे गिर जाएंगे, 3 वोल्ट इस पे गिरेंगे, तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम डिफरेंट होगा। लेकिन करंट दोनों कंडीशंस में ही सेम होगा दोनों में, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। कैपेसिटर टू चार्ज और डिस्चार्ज कंप्लीटली रिक्वायर्स, देखो कहता है कि कैपेसिटर है, उसको आपने चार्ज या डिस्चार्ज कंप्लीटली, कीवर्ड रिक्वायर्स डैश टाइम, इनफाइनाइट टाइम, नन ऑफ दिस, कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। 5 आवर्स ही कंप्लीट चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करता। यहाँ पे नन ऑफ दिस की उतनी ही अहमियत है जितनी इनफाइनाइट की अहमियत होनी थी, क्योंकि आइडियल केस से बाहर नहीं निकलना कभी भी। असल में प्रैक्टिकल केस में हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए। इक्विलिब्रियम चार्ज इज दी। अब काफी बच्चों ने ये लगा के कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज हो। वो इंस्टेंटेनियस टाइम है, 63% चार्ज इंस्टेंटेनियस चार्ज है। इक्विलिब्रियम चार्ज होता है जो मैक्सिमम कैपेसिटर के पास एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, वो टोटल चार्ज, टोटल मैक्सिमम चार्ज होता है। 63% टोटल मैक्सिमम चार्ज वो इंस्टेंटेनियस चार्ज है जो जो स्टोर करवाने में हमें टाइम कांस्टेंट टाइम चाहिए होता है। तो इसका ऑप्शन था टोटल मैक्सिमम चार्ज। ये टोटल चार्ज 100%, ये 100% चार्ज होता है, और उसका 63% चार्ज स्टोर होने में जो टाइम लगता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। 189, टू कैपेसिटर्स ए एंड बी हैव टाइम कांस्टेंट्स इन द रेशियो 1/2। कैपेसिटर ए 1 में आ रहा है टाइम कांस्टेंट, ये 2 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल चार्ज एंड डिस्चार्ज क्विकली। जो कम टाइम लेगा, तो मतलब जो कम टाइम कांस्टेंट वाला है, टाइम कांस्टेंट टाइम है ना, तो टाइम की वैल्यू अगर कम है तो मतलब वो उतने कम टाइम में चार्ज या डिस्चार्ज हो गया, जल्दी ही हुआ है, मतलब क्विकली। कैपेसिटर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। A bar magnet falling on a ring which has a complete crack in it, what would be the velocity of bar magnet। देखो, ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है। वो कहता है कि ये रिंग बना ली मैंने, ठीक है।
कंप्लीट क्रैक है, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बार मैग्नेट? इंक्रीजिंग, सिंपल, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो वन, असल में ये 188 बनता है क्योंकि हम 2 स्टेप्स आगे जा रहे हैं पीडीएफ की वजह से। 188 का मेरे पास क्या होगा, अल्फा। अच्छा सपोज करो मैं कहता कि क्रैक नहीं है, फिर भी इंक्रीजिंग होना था, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो डिक्रीजिंग होना था। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी यहाँ पे। एक और कीवर्ड मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट आपको एक और क्लियर हो गया। वन एटी नाइन मेरे पास एमसीक्यू है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जीज किलो वॉट आवर होता है। तो ये तो किलो वॉट है, तो पावर का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट पूछ रहा है, जूल्स तो नहीं होता, नन ऑफ दिस। इन अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द सोलिनॉइड इट ऑसिलेट्स। कैसे? आप इसको कनेक्ट करते हो एसी सोर्स से। अच्छा ये एसी की वेव फॉर्म है सपोज, सारों में से एक टाइम पर तो सेम करंट ही पास करना है, ये बात करेक्ट है। लेकिन मुझे ये बताओ, जैसे करंट मैक्सिमम जा रहा है तो इन टर्न्स की आपस में अट्रैक्शन मैक्सिमम हो रही है, सपोज करो कितनी करीब आ गई, लेकिन उसी डायरेक्शन में करंट वैसे ही जाएगा। ये करंट वैसे ही जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, जा तो अभी भी उधर ही रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो इनकी अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक हो रही होगी, दूर दूर हो गए। अच्छा अब क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, करंट ऐसे जाएगा, फिर अट्रैक्ट हो गए लेकिन फिर वीक होगा। तो जब आप एक कम्बिनेशन देखोगे तो ये ऑसिलेशन करेगा, ये ऑसिलेशंस कर रहा होगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 192 का चार्ली। असल में ये क्या बनता है, 190 एमसीक्यूज बनता है। A magnetic field inside the solenoid on the area is dash on the area of the solenoid and dash on the area of the wire। ये मैंने अभी ऊपर बताया, जो इससे जो नंबर ऑफ टर्न्स आप क्या करते हो, लेंथ आधी करते हो, एरिया डबल करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। सोलिनॉइड का एरिया जो होता है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, मुझे सोलिनॉइड किस तरह दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा ना अंदर। तो ये जो सारी अंदर खाली जगह, ये एरिया होता है। वो चाहे मैं बड़ा ले लूँ चाहे छोटा ले लूँ, उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है तो जो वायर बाउंड की है ना उसके एरिया में, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में। ये जो वायर है ना, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर वो बड़ा है, रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तेज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड डैश ऑन द एरिया ऑफ द सोलिनॉइड, नहीं, इस पर नहीं डिपेंड, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। एंड डैश ऑन द एरिया ऑफ द वायर, हाँ एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, तो बीटा ऑप्शन वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, पास पेपर में भी आया हुआ है, मैंने आपको दोनों चीजें मिक्स करके बता दी ताकि आपने कंपेयर किस तरह करना है। 194 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अल्फा पार्टिकल। अच्छा अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले मुझे ये बताओ, हीलियम न्यूक्लियाई है या हीलियम एटम है? हीलियम न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा हीलियम एटम है ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आपके पास अल्फा पार्टिकल आ गया। अल्फा पार्टिकल या फिर हीलियम न्यूक्लियाई, ये कॉन्सेप्ट है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है जीरो मोमेंटम एट, कहीं पे भी नहीं होता, वेलोसिटी कहीं पे भी जीरो नहीं है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तब मोमेंटम जीरो होता है, नन ऑफ दिस। मैक्सिमम हाइट काफी बच्चों ने लगा दिया होगा, नहीं, उस वक्त हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये यहाँ पर आगे भी तो जाना है ना, आगे किस वजह से गया है, हॉरिजॉन्टल की वजह से। ऊपर तो नहीं गया, नीचे भी नहीं गया, नीचे अब जा रहा है। द बीटा पार्टिकल्स एमिटेड ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रांजिशंस आर ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। एक चीज याद रखो, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं ना, सपोज करो एक एलिमेंट, एक एटम की हुई डिके हुआ, उससे हमारे पास सपोज कर लो कि 3 अल्फा पार्टिकल्स निकले, उन तीनों की एनर्जी सेम होगी। लेकिन जो बीटा है ना, उन सब तीनों की डिफरेंट डिफरेंट होगी। फिर आप बोलोगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो होगी, तो उसमें न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी निकलते हैं। तो जिसकी बीटा पार्टिकल की एनर्जी कम है वो न्यूट्रिनो पूरी कर देता है, ये एंटी न्यूट्रिनो पूरी कर देता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर था 194 क्वेश्चन का, क्योंकि ये दो दो पीडीएफ में आगे जा रहे हैं हम, तो वो मेरे पास क्या है बीटा। आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट वुड बी। अच्छा कहता है
उसने आपको ये आउटपुट वेव फॉर्म्स दे दी। अब मैं बताता हूँ बच्चों ने क्या लगाया होगा। सिंपल चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें कि अल्फ़ा और जो चार्ली ऑप्शन है वो तो है ही सेम, ऐसे ही है। तो आप इनको क्रॉस भी कर सकते हो, टिक भी कर सकते हो, लेकिन वो बताता हूँ क्रॉस क्यों करना है। देखो, ये पॉजिटिव इधर, ये नेगेटिव, क्योंकि ये पहली पॉजिटिव आ रही है। और तरीका होता है कि एसी के ऊपर हमेशा पॉजिटिव से शुरू करते हैं, ये कन्वेंशन याद रख लो। पॉजिटिव इसके साथ रिवर्स बाइस में है अभी, तो मतलब अभी करंट फ्लो नहीं करेगा। सपोज करो ये वाला हाफ फॉरवर्ड बायस में होता, मतलब ऐसे होता, तो फिर करंट कहाँ जाता, ऐसे। ठीक है। अब हमने सपोज सपोज करो नहीं किया, ये रिवर्स बाइसिंग में है, लेकिन हमने सिर्फ करंट की डायरेक्शन को रेफरेंस ले लिया। अगर फॉरवर्ड बायस होता पहली पॉजिटिव हाफ में, अच्छा, अब सपोज करो ये वाला इंटरवल आता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। अब फॉरवर्ड बायस हो गया। अब करंट कैसे जा रहा है, ऑपोजिट। असल में पहले हाफ में करंट मूव नहीं किया। अगर नेगेटिव हाफ, ये रूल लिख लो, अगर नेगेटिव हाफ उस डायरेक्शन में करंट चलाए, दोबारा लिखो, अगर नेगेटिव हाफ फॉरवर्ड बायस्ड है और वो उस डायरेक्शन में करंट चला रहा है जिस डायरेक्शन में अगर अगर पॉजिटिव हाफ भी फॉरवर्ड बायस होती, अगर नेगेटिव हाफ फॉरवर्ड बायस है और वो उस डायरेक्शन में करंट चला रहा है जिस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव हाफ भी फॉरवर्ड बायस होती उसमें करंट चलाती, तो हमेशा जो नेगेटिव हाफ है वो भी एक्सिस के ऊपर आती है। लेकिन यहां पर उसके ऑपोजिट चला आ रही है नेगेटिव हाफ, तो तभी हम क्या करेंगे, एक्सिस के नीचे रखेंगे। दिस वॉज द रीजन डेल्टा ऑप्शन वॉज करेक्ट। ये टेक्निकलिटी निकाल के मैंने आपके सामने रखी। असल में ये 195th क्वेश्चन बनता है, 195th क्वेश्चन बनता है। डेल्टा ऑप्शन वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये दो सवाल जो मैं चाह रहा था आपको बताऊं। 196 क्वेश्चन बनता है ये, असल में ये 197 क्वेश्चन बनता है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यहां पर लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों में फर्क है। कैपेसिटर आपके पास सिलेंड्रिकल भी होते हैं, सर्कुलर सफेरिकल भी होते हैं, पैरेलल प्लेट भी होते हैं। तो अगर वो कैपेसिटर जनरल टर्म यूज कर रहा है ना, तो मतलब वो शेप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो पैरेलल प्लेट मेंशन कर दे तो वो उस शेप के अंदर आ गया है, अब वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये इसी तरह है कि आप एक पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम अर्थ पे, उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स। अब वो कहता है कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मून पर कितना होगा। भाई वो आपको मून पे बोल रहा है सेकंड पेंडुलम है, तो 2 सेकंड्स ही होगा। सेम इज द केस हियर, तो शेप पे डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ दिस वाज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर बच्चों ने क्या किया होगा, शेप पे भाई क्यों डिपेंड करेगा है, तो अब यहां पे उन्होंने क्या लगा दिया होगा, वो अब कहेंगे यहां पे शेप पे डिपेंड करता है क्योंकि ये होते हैं, तो यहां पे भी शेप पे डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ दिस लगा दिया होगा, गलत। थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं करता, शेप पर भी नहीं करता, पैरेलल प्लेट नेचर ऑफ दी करता है। अच्छा, थिकनेस पे क्यों नहीं करता, प्लेट्स अगर मैं जो मर्जी लगा लूं ना, चार्ज इतना मर्जी छोड़ कर दूं, चार्ज हमेशा इसकी ये वाली इनर सरफेस पे स्टोर होता है, ये वाली सारी सरफेस खाली रहती है। तो चाहे मैं इसकी थिकनेस अभी इतनी बड़ी कर दूं, स्टोर तो इस पे ही होना है ना, तो थिकनेस पे तभी डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। जो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी वाला फॉर्मूला है ना, इसमें जो ए है ना, ये वाला, ये इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनर सरफेस एरिया है, सॉरी। अब ये वही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट टारगेट किया मैंने आपका फिर 198 क्वेश्चन में। अभी ऊपर मैंने दोनों क्वेश्चन में समझाया है। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ इज 2 सेकंड्स, व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द मून। भाई मून पर वो कह रहा है सेकंड पेंडुलम है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो नहीं होगा दोबारा। इसका क्या होता है तरीका, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, इसमें सिंपली ये होता है कि एल और जी दोनों वेरी करते हैं। मून में अगर जी ओवर 6 हो गया ना, तो लेंथ भी उसकी जो लेंथ है ना स्ट्रिंग की, वो भी एल बाई 6 हो जाएगी, तभी टाइम पीरियड सेम होता है। और ये ऊपर दोनों क्वेश्चन की डिस्कशन सुननी है आपने, 200वां क्वेश्चन, सॉरी 198 क्वेश्चन की डिस्कशन सुनने से पहले। NaCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ, नम्स का क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की रील पे भी समझाया था।
NaCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाई ER ऑफ वाटर। देखो NaCl है, सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल का मतलब होता है डिजोल्व होना। डिजोल्व का मतलब क्या होता है कि NaCl के पास जो Na प्लस है वो लैदा हो जाए, Cl माइनस भी लैदा हो जाए, और ये आपस में मिल ना पाए, प्रेसिपिटेट ना हो जाए दोबारा, ये दोबारा मिक्स कंबाइन ना हो जाए, और Na वाटर के मोलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर ले और ये भी वाटर मोलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर ले, ये सॉल्युबल हो गए। अगर वो, अच्छा अब सपोज करो अगर वैक्यूम होता तो फोर्स मैक्सिमम होनी थी, इन दोनों ने आपस में अट्रैक्ट करके दोबारा NaCl बना लेना था। लेकिन अब वाटर है बीच में, तो वाटर रिलेटिव परमिटिविटी हाई है, तो फोर्स जो न्यू है वो इतने गुना कम हो गई। जब फोर्स गुना कम हो गई तो क्या वो उस तरह से अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। तो जो वाटर की अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर जाएगी इस अट्रैक्शन पे। ठीक है, अच्छा, तो हाई ER ऑफ वाटर, 2 ब्रिक्स ऑफ थिकनेस n, 2 ब्रिक्स हैं n, इसी तरह ये एक ब्रिक है, थिकनेस है n, आर टू प्लेस ऑन अ टेबल ऑफ 6 मीटर्स हाइट। ये टेबल है, यहां पर रखना है साइड बाय साइड। काफी बच्चों ने पता क्या किया होगा, ये ब्रिक रखी, इसके ऊपर रख दो दूसरी। ये गलती की आपने, उसके अकॉर्डिंग तो ये बन जाना था आंसर, लेकिन उसने कहा साइड बाय साइड। वर्डन कितना होगा? सबसे पहले आप देखो कि इस पर कितना वर्डन हुआ। मैस कितना है? 2। ग्रेविटी कितनी है? 10। हाइट कितनी थी? 6। 60, 120। एक ब्रिक पर 120 हुआ है, तो दूसरी ब्रिक को भी यहाँ पे रखना है, तो उस पर भी 120 होगा। कितना आ गया? 240 जूल्स। बीटा ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबको माइंडसेट दे कि कॉन्सेप्ट लेना किस तरह है। मुझे उम्मीद है आपको इस टेस्ट से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इस पे मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं, बहुत मेहनत लगी है। मुझे पता है मैंने अपना कॉलेज छोड़ा है, मैं कंटिन्यूस इतने इतने घंटों तक सोचता रहा बच्चे की क्या चीज़ टारगेट करूं, उसे किस तरह से फ़ायदा दूं। टेस्ट को बार बार रिव्यू किया, कोई मिस्टेक ना रहे। हर चीज़ क्वालिटी अपने एंड से, अल्लाह के फजलो करम से। हमारा कोई कमाल नहीं है, LW का कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कर सकते थे कर दिया। अब आप पर है, आपकी मेहनत, माइंडसेट दे दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।